बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारी क्लास है वो शास्त्रीय द्वितीय खंड के लिए है और आज निबंध की आखिरी कक्षा है। और इस कक्षा में मैं आपको कुछ ऐसे निबंध बताऊंगा, उस निबंध का पाठ करूंगा जो आपके सिलेबस में है और जिससे आपको प्रश्न आ सकते हैं कि इन निबंधों पर आप इन विषयों पर आप निबंध लिखें। वैसे अमूमन निबंध कम से कम 200 शब्दों में लिखा जाता है। तो चलिए समय गंवाते हुए ना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला निबंध है आतंकवाद। भारत की एकता और अखंडता के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा बन गया है। आतंक के मास्टरमाइंडों ने भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से भय के माहौल को बनाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए। दूध फटल हो। आतंक के मास्टरमाइंडों ने भारत को अस्थिर करने के उद्देश्य से भय के माहौल को बताकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहा है। भारत में आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, पूर्व मध्य और दक्षिण मध्य भारत और 7 बहनों यानी कि उत्तर पूर्व भी शामिल हैं। आतंकवाद के पीछे कारण क्या है? बेरोजगारी प्रमुख कारणों में से एक रही है, जिसके कारण आतंकवादी युवा पीढ़ी को आसानी से बनाने के लिए आकर्षित करते हैं। बदले में युवाओं को घृणा फैलाना और सड़क पर खूनी और हत्याओं में संलग्न होना पड़ता है। गरीब सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े गरीबी से पीड़ित युवा लोग आईएसआई का अंतिम लक्ष्य हैं, क्योंकि वे आसानी से पैसे कमाने के लिए बोली लगाते हैं। अवॉइड नेटवर्क। भारत को पहले से ही दुनिया के शीर्ष 10 आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थान दिया गया है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, त्रिपुरा, असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे कट्टरपंथी आतंक प्रभावित राज्यों के अलावा ऐसे अन्य राज्य हैं जो नक्सली आतंकवाद के शिकार हैं। जो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा आंदोलन के माध्यम से उभरा है। यह आंदोलन जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। वर्तमान में देश में विभिन्न आतंकवादी संगठनों को गुप्त रूप से संचालित किया जाता है, जिनके सदस्यों को पहचानना काफ़ी मुश्किल है। अधिकारियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठनों के साथ अपने संबंध स्थापित किए हैं, जिनमें ज़्यादातर देश को अस्थिर करने के लिए विभिन्न देशों में हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। निष्कर्ष: गरीबी और बेरोजगारी में आतंकवाद की वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रमुख कारणों में से एक है। यदि हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं तो हमें उस कारणों को संबोधित करने की ज़रूरत है जो देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं को कट्टरता को जन्म देती है। तो ये हमारा आतंकवाद पे एक छोटा सा निबंध था 200 शब्दों में। और निबंध कोई भी लिखने के लिए सबसे पहले आपको उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए और जिस विषय की पे आप लिख रहे हैं विषय से भटके ना आप। और अगर आप पॉइंट में डील करते हैं, जैसे इन्होंने अभी मैंने जो बताया है आपको निबंध आतंकवाद के बारे में, तो मैंने 2-3 पॉइंट बनाए कि आतंकवाद क्यों फैलता है। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर पॉइंट से डीलिंग करेंगे ना आप, तो ये ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट देता है, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपको अंक अच्छे देते हैं। दूसरा है वो मैं पढ़ता हूँ आपको, दूरदर्शन के लाभ और हानियाँ। तो अभी हमारे यहाँ जो दूरदर्शन का टेलीविज़न से क्या लाभ और हानि है वो समझ लीजिए। तो विज्ञापन द्वारा मनुष्य ने जिन चमत्कारों को प्राप्त किया है उनमें दूरदर्शन का स्थान अत्यंत महान और उच्च है। दूरदर्शन का आविष्कार 19वीं शताब्दी के आसपास ही समझना चाहिए। टेलीविज़न दूरदर्शन का अंग्रेजी नाम है। टेलीविज़न का आविष्कार महान वैज्ञानिक वेयर ने किया था। टेलीविज़न को सर्वप्रथम लंदन में 1925 ईस्वी में देखा गया। लंदन के बाद इसका प्रसार इतना बढ़ता गया
कि आज यह विश्व के प्रत्येक भाग में बहुत लोकप्रिय हो गया है। भारत में टेलीविज़न का आरंभ 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आकाशवाणी के टेलीविज़न विभाग का उद्घाटन किया था। टेलीविज़न या दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर की वस्तुओं या पदार्थों का ज्यों त्यों आँखों द्वारा दर्शन करना। टेलीविज़न का प्रवेश आज घर घर में हो रहा है। इसकी लोकप्रियता के कई कारणों में से एक कारण यह है कि एक रेडियो कैबिनेट के आकार प्रकार से तनिक बड़ा होता है। इसके सभी सेट रेडियो के सेट से मिलते जुलते रहते हैं। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसे देखने के लिए हमें किसी प्रकार के चश्मे या मनोभाव का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए किसी एक विशेष वर्ग के दर्शक या श्रोता का चयन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, अर्थात इसे देखने वाले वर्ग सभी श्रेणी के हो सकते हैं। टेलीविज़न हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को बड़ी ही गंभीरतापूर्वक प्रभावित करता है। यह हमारे जीवन के काम में आने वाली हर वस्तु या पदार्थ की न केवल जानकारी देता है अपितु उनके कार्य, व्यापार, नीति, ढंग और उपाय को भी क्रमशः बड़ी आसानी पूर्वक हमें दिखाता है। इस प्रकार से दूरदर्शन हमें एक से बढ़कर एक जीवन की समस्याओं को और घटनाओं को बड़ी सरलता के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करता है। जीवन से संबंधित ये घटनाएं व्यापार, कार्य आदि सभी कुछ न कुछ केवल हमारे आस पड़ोस के ही होते हैं, अपितु दूर दराज के देशों और भागों से भी वे जुड़े हुए होते हैं। ये किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए जीवनोपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि दूरदर्शन हमारे लिए ज्ञानवर्धन का बहुत बड़ा साधन है। यह सामान्य ज्ञान की सामान्य रेखा से लेकर गंभीर और विशिष्ट रूपरेखा की बड़ी ही सुगमता पूर्वक करता है। इस अर्थ दूरदर्शन हमारे घर के चूल्हा चक्की से लेकर अंतरिक्ष के कठिन ज्ञान विज्ञान की पूरी जानकारी भी देता है। दूरदर्शन द्वारा जो ज्ञान विज्ञान हमें प्राप्त होते हैं उसमें कृषि के ज्ञान विज्ञान का स्थान कम नहीं है। आधुनिक कृषि यंत्रों से होने वाली कृषि से संबंधित जानकारी का लाभ शहरी कृषक से बढ़कर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कृषक अधिक उठाते हैं। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में होने वाले नवीन आविष्कारों, उपयोगिताओं, विभिन्न प्रकार के बीज, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ आदि का पूरा विवरण हमें दूरदर्शन से ही प्राप्त होता है। दूरदर्शन के द्वारा पर्वों, त्योहारों, मौसमों, खेल तमाशे, नाच गाने बजाने, कला, संगीत, पर्यटन, व्यापार, साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति आदि लोक परलोक के ज्ञान विज्ञान का एक रहस्य करके एक एक करके खुलता जाता है। दूरदर्शन इन सभी प्रकार के तथ्यों का ज्ञान हमें प्रदान करते हुए इनकी कठिनाइयों को हमारे सामने एक के बाद एक बतलाता है और इसका समाधान भी करने की कोशिश करता है। दूरदर्शन से सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि इसके द्वारा हमारा पूर्ण रूप से मनोरंजन होता है। प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के विषय आयोजित और प्रायोजित कार्यक्रमों द्वारा हम अपना मनोरंजन करके विशेष उत्साह और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्मों से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ विविध प्रकार के दिखाए जाने वाले धारावाहिकों से भी हमारा मनोरंजन कम नहीं होता। इसी तरह बाल बच्चों, वृद्धों, युवकों सहित विशेष प्रकार के शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के लिए दिखाए जाने वाले दूरदर्शन के कार्यक्रमों से हम अपना मनोरंजन बार बार करते हैं। इससे ज्ञान प्रकाश की किरणें भी फूटती हैं। हाँ, अच्छाई से बुराई होती है और कहीं कहीं फूल में कांटे भी होते हैं। इसी तरह जहाँ और जितने दूरदर्शन में अच्छाई है वहाँ उतनी ही उसमें बुराई भी कही जा सकती है। हम भले ही सुविधा संपन्न होने के कारण भूल जाएं, लेकिन दूरदर्शन के लाभों के साथ साथ इससे होने वाली कुछ ऐसी हानियां हैं जिन्हें हम अनदेखी नहीं कर सकते। दूरदर्शन के बाहर देखने से हमारी आँखों की रोशनी मंद हो जाती है। बार बार देखने से हमारी आंखें मंद हो जाती हैं। इसके मनोहर और आकर्षक कार्यक्रम को छोड़कर हम अपने और इससे कहीं अधिक आवश्यक कार्यों को भूल भी जाते हैं। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम कुछ तो कुल मिलाकर दूरदर्शन के ख़राब होने से इसकी मरम्मत करने में काफ़ी खर्च पड़ जाता है। इस प्रकार दूरदर्शन से बहुत हानियाँ और बुराइयाँ भी हैं, फिर भी इसके लाभ अधिक हैं। यही कारण है कि यह अधिक लोकप्रिय हो रहा है। ये जो दूरदर्शन पर निबंध ये कुल 800 शब्दों में है
आपको उतना नहीं, आपको 200 से 250 शब्दों में निबंधों को लिखना है। बस निबंध के विषय की जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके आप धड़ल्ले से लिखें, आपके मन में जो भी बातें आती हैं वो लिखें। एक आध और निबंध मैं आपको बता दूं। कुछ त्यौहार और कुछ दिवस ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा निबंध लिखने को कहा जाता है, जैसे दुर्गा पूजा पे लेख या होली पे लेख। तो आज मैं आपको दुर्गा पूजा पर निबंध मैं बताता हूँ। हमारे देश में समय समय पर अनेक पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। इन पर्वों का हमारे जीवन पर विशेष महत्व है। इनसे हमारे जीवन में उत्साह के साथ साथ आनंद भी प्राप्त होता है। इन पर्वों से परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना पैदा होती है और परस्पर सहानुभूति भी बढ़ती है। इन पर्वों और त्योहारों से हम सच्चाई, नैतिकता और आदर्श की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये पर्व हमारे अतीत के गौरव को और उसके महत्व का संदेश देते हैं। ऐसे त्योहारों में दुर्गा पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। उत्तर भारत के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी अथवा दशहरे का पर्व पूरे उत्साह और उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। बंगाल में यही पर्व दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये एक पौराणिक कथा के रूप में प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसके अत्याचार से संसार में त्राही त्राही मची हुई थी। देवता भी उससे दुखी थे। भगवान शंकर को इससे बहुत क्रोध आया और उनके क्रोधाग्र से एक देवी ने शक्ति का रूप धारण किया। उस देवी शक्ति ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया। रणचंडी अथवा दुर्गा माता ने महिषासुर को चुनौती दी। महिषासुर राक्षस और दुर्गा माँ के बीच 9 दिन तक घनघोर संग्राम चलता रहा। अंत में 10वें दिन महिषासुर मारा गया। दुर्गा माँ विजयी रहीं। दुर्गा माता को अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए यह पर्व सबसे बड़ी धूमधाम के साथ अब न केवल बंगाल में बल्कि भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। प्रायः प्रत्येक घर में दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक बड़ी श्रद्धापूर्वक इसकी भक्ति, पूजा, उपासना भी हम करते हैं। दुर्गा माता की मूर्ति सजाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर तो दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है। 9 दिन तक श्रद्धापूर्वक भक्ति और पूजा उपासना के बाद 10वें दिन दुर्गा माता की मूर्ति को किसी पवित्र नदी, तालाब या झील में विसर्जित किया जाता है। इस पर्व से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि पाप का सदा नाश होता है, धर्म की विजय होती है। इसलिए हमें सदा अच्छे कार्य करने चाहिए और अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाना चाहिए। तो ये दुर्गा पूजा पर निबंध था। अब एक आध निबंध मैं और आपको बता दूं। त्यौहार पे अगर आपको निबंध लिखना हो तो त्यौहार कैसे मनाते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात कि त्यौहार के पीछे कौन सी घटना छुपी हुई है, कौन सी कहानी है और इस त्यौहार को किस उल्लास के साथ विभिन्न जगहों पर मनाया जाता है। और अंत में उसका निष्कर्ष आपको निकालना होगा कि ये त्यौहार मनाने से लाभ क्या है, क्योंकि हर त्यौहार के पीछे कुछ न कुछ एक कारण ज़रूर होता है। अब मैं आपको गणतंत्र दिवस के ऊपर एक लेख बताता हूँ। गणतंत्र दिवस भी अन्य राष्ट्रीय पर्वों की भांति बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन ही हमारे देश में नए संविधान को लागू किया गया था। यह संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिश्रम और विवेक से तैयार हुआ। इस संविधान को लागू कर हमने अपने राष्ट्र को पूर्ण सत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र घोषित किया था। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। तब से भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहा। अंत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हो गया। 26 जनवरी को के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसी दिन भारत के नए संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी का आयोजन 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है। इसका आयोजन दिल्ली में विशेष उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ किया जाता है। इस दिन परेड का भी आयोजन किया जाता है। यह परेड विजय चौक से प्रारंभ होती है और लाल किले तक
जाती है। इस परेड को देखने के लिए लोग प्रातःकाल से ही एकत्र होने शुरू हो जाते हैं। लगभग 8 बजे प्रातः राष्ट्रपति की सवारी विजय चौक पर पहुंचती है। प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करते हैं। इसके बाद तीनों सेनाओं के सैनिक राष्ट्रपति महोदय को सलामी देते हैं। सैनिकों के बाद स्कूल के बच्चों की टोलियाँ आकर अपना अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। बच्चों की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद विभिन्न प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों की आकर्षक झांकियाँ निकलती हैं। इन झांकियों में राष्ट्र के विकास की झलक मिलती है। विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक झलक तथा उपलब्धियों का भी पता चलता है। विद्यालयों में गणतंत्र दिवस में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। विद्यालयों में छात्र प्रातः 8 बजे के लगभग इकट्ठे होने लगते हैं। राष्ट्रध्वज के आरोहण के बाद राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं। गणतंत्र दिवस के महत्व को दर्शाने वाले गीत तथा अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस अवसर पर मिष्ठान का वितरण भी किया जाता है। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कवि सम्मेलन भी रखे जाते हैं। देश के सभी सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। राष्ट्रपति भवन पर रोशनी का विशेष कार्यक्रम होता है। हमने भारत को त्याग और संघर्ष करके भारत को स्वतंत्र करवाया था। इसके लिए हजारों नौजवानों, बच्चों, माताओं और बहनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रण करें कि भारत की स्वतंत्रता और उसकी संविधान की मर्यादा के लिए हमें सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। देश की समृद्धि, एकता और अखंडता के लिए हम तन मन धन से जुट जाएंगे। और ये आपका गणतंत्र दिवस पर भी निबंध समाप्त हो गया। और इस तरीके से हमने आज होली, दुर्गा पूजा, गणतंत्र दिवस, उसके बाद हमने जाना आतंकवाद के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर। ये 4 निबंध हमने जाना। मैं समझता हूँ कि 4 निबंध आपके लिए काफ़ी हैं। इसको एक मानक बनाकर आप कोई भी निबंध लिख सकते हैं। पहले प्रस्तावना कि वो निबंध क्या कहना चाहता है। दूसरी बात कि उस निबंध का महत्व क्या है किसी भी विषय पे जब आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष से उसका कंक्लूजन आप निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।